जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और इस क्लास की डेली पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो GSLV F-15 के द्वारा इसरो अपना 100वां जो मिशन है उसे लॉन्च करने वाला है। इसरो अभी हाल ही में इसने PSLV C-16 के द्वारा कौन सा मिशन भेजा था? तो जो स्पेडेक्स मिशन है, डॉकिंग, जो अंतरिक्ष में डॉकिंग होगी, जो 2 उपग्रह आपस में जुड़ेंगे, तो स्पेडेक्स मिशन भेजा था PSLV C-60 के द्वारा, जो कि 99 क्रम का जो उड़ान थी इसरो की, वो 99 क्रम की उड़ान थी, 99वां मिशन था इसरो का। और 100वां जो मिशन होने वाला है, 100वें नंबर का, यह होने वाला है GSLV F-15 के द्वारा और जनवरी 2025 में यह मिशन भेजा जाना है। GSLV F-15 या NVS-02, जो GSLV F-15 रॉकेट या NVS-02 रॉकेट है, इसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाना है इसको। और किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा? तो जो IRNSS है, अर्थात जो नेविगेशन सिस्टम है भारत का अपना, उसके लिए उपग्रह लॉन्च किया जाएगा जो NVS-02 है। इसी के लिए इसका नाम नेविगेशन NVS-02 रखा गया है, क्योंकि यह नेविगेशन से संबंधित उपग्रह रहा है। और जो भारत का नेविगेशन है, इसका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या दिया था? तो नाविक नाम दिया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा इसे। और भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है, उस उपग्रह को, नेविगेशन सिस्टम के उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा IRNSS। और जो नाविक है, इसका नाम है भारत के नेविगेशन सिस्टम का। GPS कहाँ का सिस्टम है नेविगेशन का? तो USA का है। और ग्लोनास कहाँ, किस देश का GPS सिस्टम है अपना? तो रूस का अपना जो GPS सिस्टम है वह ग्लोनास है। PSLV C-59 की अगर बात करें तो इसके द्वारा अभी प्रोवा मिशन को भेजा गया था। SSLV D3 मिशन के द्वारा, D3 रॉकेट के द्वारा हमने EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 को लॉन्च किया था। PSLV C-58 के द्वारा एक्सपोसेट को तथा PSLV C-57 के द्वारा आदित्य 11 को लॉन्च किया था, जो लॉन्ग्रेंज 1 पॉइंट पर गया हुआ है। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और एस सोमनाथ जी अभी इसके हेड है वर्तमान में। और इनके भी हाल ही में ऑटोबायोग्राफी कौन सी आई है? तो शेर जिसने चांदनी पी ली, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM-3 NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे? तो भूमध्य सागर में स्थापित की जाएगी और न्यूट्रिनो के अध्ययन से इसका संबंध है दूरबीन का। KM-3 NET, यहाँ आप देखोगे KM का मतलब क्या हो जाएगा? किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। और जो N का जो K का मतलब क्या हो जाएगा? किलोमीटर। और 3 का मतलब क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2 दूरबीन को स्थापित किया गया है भूमध्य सागर में, जिसका नाम है KM-3 NET, जिसमें आप किलोमीटर 3 से आप लगा सकते हो। अगर 3 होगा तो क्या क्यूबिक होगा? तो क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप इसका पूरा नाम है। KM-3 NET, अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे आप तो क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप इसका फुल नाम है। और न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए भूमध्य सागर में 2 दूरबीन को स्थापित किया जाएगा। न्यूट्रिनो का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। अभी हाल ही में चीन ने न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो जूनो मिशन लॉन्च किया गया था न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए चीन के द्वारा। गोड पार्टिकल के खोजकर्ता कौन थे? तो जो हिग्स बोसोन ने, यह गोड पार्टिकल के खोजकर्ता थे। केसलर सिंड्रोम, अगर केसलर सिंड्रोम की बात करें तो यह किससे संबंधित है? तो जो अंतरिक्ष में कचरा होगा, भविष्य में अंतरिक्ष में कचरा हो जाएगा, सैटेलाइटों का बहुत सारे जो काम करना बंद कर चुके हैं, वह भी उपग्रह रॉकेट वहाँ पर घूमते रहेंगे, तो उसके लिए उसकी जो समस्या उत्पन्न होगी उसे केसलर सिंड्रोम नाम दिया गया है। ये आपको याद रखना है, डेब्रिज या जो अंतरिक्ष कचरे से संबंधित है यह। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो यह खेल का सर्वोच्च सम्मान है, खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वर्तमान में। तो यह 4 खिलाड़ियों को दिया गया है 2024 में। डी गुगेश जो कि शतरंज के खिलाड़ी है, मनु भाकर निशानेबाज, और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के हमारे वर्तमान में हॉकी के कप्तान हैं। तो हरमनप्रीत सिंह, इन तीनों को और एक और 4 व्यक्तित्वों को इस बार का खेल रत्न पुरस्कार मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह सर्वोच्च खेल सम्मान है और 1991 में यह प्रारंभ होते हैं
तब इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन 2021 में इनका नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी इनामी राशि कितनी है, तो 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड की। और इस बार 4 खिलाड़ियों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। डी गुगेश जो कि अभी हाल ही में FIDE शतरंज जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं विश्व के, तो डी गुगेश जी को मिला है। हरमनप्रीत सिंह को मिला है जो कि वर्तमान में हॉकी कप्तान है। प्रवीण कुमार जी को मिला है जो पैरा एथलीट से संबंधित है और हाई जंप में यह भी गोल्ड मेडल लाए थे पेरिस ओलंपिक में। मनु भाकर जी एक ओलंपिक में 2 ब्रोंज मेडल जीतने वाली एकमात्र पहली खिलाड़ी कौन बन गई है, तो पहली खिलाड़ी एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर जी है। और निशानेबाजी में इन्होंने 2 पदक जीते, 2 कांस्य पदक जीते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 4 व्यक्तित्व को इस बार का जो खेल रत्न अवार्ड है यह मिला है, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है। डी गुगेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर जी को। अर्जुन अवार्ड भी दिए गए इस बार, और अर्जुन अवार्ड की नई श्रेणी इस बार प्रारंभ हुई है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी है। इसमें पहली बार पुरस्कार दिए गए। अर्जुन अवार्ड इनका प्रारंभ कब से होता है, तो 1961 से यह दिए जा रहे हैं और 15 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है अर्जुन अवार्ड की। और लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में पहली बार अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, तो 2 खिलाड़ियों को दिए गए जो सुच्चा सिंह हैं जो कि एथलीट है सुच्चा सिंह, और मुरलीकांत पेटकर जी जो कि पैरा खेल से संबंधित है और स्विमिंग में इन्होंने पहला गोल्ड जीता था भारत के लिए और पैरा ओलंपिक में। तो मुरलीकांत पेटकर और सुच्चा सिंह इन दोनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बार। 2023 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड किसे मिला था, तो जो बैडमिंटन के खिलाड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला था 2023 का। और मेजर ध्यानचंद्र जो मेजर ध्यानचंद्र है इन्हीं का जन्मदिवस 29 अगस्त को होता है और इसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है भारत में 29 अगस्त को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है, तो भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है, तो 7.93% की भारत ने कमी की है 2020 में। UNFCCC इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यह क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है UNFCCC और जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना 1994 में होती है और बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय है UNFCCC का। 1995 में इसकी पहली बैठक होती है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, कोप के नाम से जानते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट का आयोजन 1995 में कहाँ हुआ था, बर्लिन जर्मनी में ही इसका आयोजन होता है। अभी रिसेंट में कोप 29 का आयोजन कहाँ पर हुआ है 2024 में, तो बाकू जो कि अजरबैजान की राजधानी है बाकू, यहाँ पर कोप 29 का आयोजन होता है। भारत ने अगर देखें 2020 में कितने प्रतिशत जो ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्रीन हाउस गैसों है इसके उनके उत्सर्जन में कमी की है, तो भारत ने 7.93% की कमी की है 2020 में जो ग्रीन हाउस गैसों है उनके उत्सर्जन में। ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती है, तो तापमान बढ़ाने वाली गैसें होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन गैस, ये सब जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। लेकिन एक और आंकड़ा अगर देखेंगे आप 2025 से 2020 तक देखेंगे, भारत ने 2005 से 2020 के बीच में अगर देखेंगे आप इन वर्षों में, तो भारत ने 36% की जो ग्रीन हाउस गैसें इनके उत्सर्जन में कमी की है 2005 से 2020 के मध्य में। और केवल 2020 में कितनी की है, 7.93% की जो भारत ने कमी की है। कोप 28 का आयोजन कहाँ पर हुआ था पिछली बार, इस बार बाकू में हुआ है। कोप 28 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो UAE में इसका आयोजन हुआ था। और कोप 28 का आयोजन कहाँ पर, UAE में होता है। कोप 27 का आयोजन कहाँ होता है, तो जो शर्म अल शेख है मिस्र, शर्म अल शेख शहर, यहाँ पर कोप 27 का आयोजन होता है। कोप 28 का आयोजन UAE में होता है। कोप 29 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ पर होने वाला है, तो ब्राज़ील में होगा। कोप 30 का आयोजन, कोप 8 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो भारत इसका होस्ट था कोप 8 का। और कोप 21 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। और यहीं पर जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका गठन किया गया था भारत और फ्रांस के द्वारा, तो पेरिस फ्रांस में
कोप 21 का आयोजन हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। भारत ने कब अध्यक्षता की थी, तो कोप 8 की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 36% की कमी की है भारत ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 2005 से 2020 के मध्य, और 2020 में 7.93% की कमी की गई है भारत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? अगर आप जाते हैं, अगर फ्लाइट के अंदर यात्रा करते हैं, तो आपको वहाँ पर अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर करना रहता है, अर्थात अब वह फ्री कुछ भी नहीं कर सकते आप, मतलब मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ नेटवर्क भी नहीं होता है। तो घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा अर्थात वाईफाई की सुविधा प्रदान करने वाली पहली फ्लाइट कौन बनी है भारत की? तो यह एयर इंडिया बनी है, जो अपने हॉट स्पॉट है फ्लाइट का, उसके द्वारा आपको इंटरनेट प्रदान करेगी। एयर इंडिया कंपनी है जो, यह भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी है जो उड़ान के समय फ़्लाइट का वाईफाई उपलब्ध करवाएगी यात्रियों के लिए, और अभी इसकी शुरुआत फ्री में हुई है। भारत की पहली कंपनी एयर इंडिया बन गई है जिसने उड़ान के समय फ़्लाइट में वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए योजना प्रारंभ कर दी है। अभी हाल ही में जो उड़ान योजना है, इससे संबंधित कैफ़े कहाँ पर खुला है? तो उड़ान योजना जो उड़े देश का आम नागरिक उससे संबंधित है, अर्थात जो फ्लाइट है उनकी रेट दर को एक सामान्य रखना ताकि सभी लोग वहाँ से यात्रा करने में सक्षम रहे। तो इसके तहत ही अभी जो कम राशि में या सस्ते दाम पर खाना उपलब्ध या नाश्ता पानी इनकी उपलब्धता के लिए उड़ान कैफ़े कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो यह कलकत्ता में प्रारंभ किया गया है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पे। तो उड़ान कैफ़े अभी हाल ही में कहाँ प्रारंभ हुआ था? कोलकाता में। और इसका उद्घाटन किसने किया था, शुभारंभ? तो राम मोहन नायडू जी के द्वारा किया गया था, जो कि एविएशन मिनिस्टर है, वर्तमान में उड्डयन मंत्री हमारे। अगर एयर इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? तो टाटा एयरलाइंस के नाम से इसकी स्थापना 1932 में है, और JRD जो टाटा है इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी टाटा एयरलाइंस की, जिसका वर्तमान में नाम एयर इंडिया है, और 1932 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकेंड में दौड़ने वाली पहली महिला बिट्राइस चेबेट का संबंध किससे है? तो इन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ जो 13 मिनट 54 सेकेंड में पूरी कर दी है, और यह महिला की श्रेणी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो बिट्राइस चेबेट ये कहाँ की रहने वाली है? केन्या की धाविका है यह। बिट्राइस चेबेट पेरिस ओलंपिक में यह चैंपियन भी रही है और केन्या की खिलाड़ी है बिट्राइस चेबेट। और बार्सिलोना स्पेन में 5 किलोमीटर के भी जो रेस हुई थी, इन्होंने इस रेस को 13 मिनट 54 सेकेंड में समाप्त किया, और महिला वर्ग में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है यह कि 5 किलोमीटर की जो रेस है उसमें उसे 13 मिनट 54 सेकेंड के अंतर्गत पूरा किया गया, और यह केन्या की खिलाड़ी है उसके द्वारा यह जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने नाम किया गया है। जसप्रीत बुमराह, अभी हाल ही में जो हमारे बालर है जसप्रीत बुमराह, यह ICC रेटिंग में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। अर्थात अभी जितनी भी रेटिंग मिली है खिलाड़ियों को, भारतीय खिलाड़ियों को, उसमें अभी तक सर्वश्रेष्ठ रेटिंग किसने प्राप्त कर ली है? तो जसप्रीत बुमराह ने। जो ICC रेटिंग है इसमें सर्वश्रेष्ठ रेटिंग करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? यह बुमराह बन गए, और इनकी रेटिंग कितनी है? तो 907 पॉइंट इनकी रेटिंग रही है, जो कि अभी तक जितने भी खिलाड़ी भारत के रहे उसमें टॉप पर है, सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है जसप्रीत बुमराह को। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसे देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया है? तो भारत मौसम विभाग के द्वारा वर्ष 2024 से इसे सबसे गर्म वर्ष बताया है 2001 के बाद। 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष भारत के लिए कौन सा रहा है? तो 1901 के बाद 2024 भारत के लिए सबसे गर्म वर्ष रहा है। और इसका औसत वार्षिक तापमान कितना रहा है? अगर औसत वार्षिक तापमान देखें तो 25.75 डिग्री सेल्सियस भारत का जो औसत तापमान रहा है 2024 में। अगर धाराओं की बात करें एल नीनो, यह कैसी जलधारा है? तो यह पेरू के तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है एल नीनो। और गर्म जलधारा पर भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो गर्म जलधारा का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात इस वर्ष भारतीय मानसून कमजोर होगा। और जो लालिनो है यह कैसी जलधारा है? तो यह ठंडी जलधारा है, यह भी पेरू के तट पर चलने वाली जलधारा है। और जो भारतीय मानसून पर ठंडी जलधारा है इसका कैसा प्रभाव होता है? तो सकारात्मक प्रभाव होता है भारत में, जहाँ पर अच्छी वर्षा का अनुमान होता है जिस वर्ष लालिनो रहती है। तो ठंडी जलधारा है लालिनो, और एल नीनो यह गर्म जलधारा है, और ये कहाँ पर चलती है? तो पेरू के तट पर चलने वाली जलधाराएं हैं एल नीनो और लालिनो।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम UIDAI यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और इसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भी भुवनेश कुमार जी को बनाया गया है। इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं? यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो इसके सीईओ आईएएस भुवनेश कुमार जी को बनाया गया है। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की? तो 2009 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन यह एक वैधानिक संस्था कब बनती है? तो जब 2016 में आधार कार्ड का जो अधिनियम आता है, आधार अधिनियम, उसके तहत इसे एक वैधानिक संस्था का दर्जा मिला था 2016 में, और 2009 में इसकी स्थापना होती है। आधार कार्ड जो होता है इसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, और जो कि आपकी पहचान और आपकी एड्रेस को प्रूव करता है आधार कार्ड। और आधार कार्ड में कितने डिजिट होते, कितने नंबर का आपका नंबर रहता है? तो 12 नंबर का आधार कार्ड नंबर रहता है। फर्स्ट हेड कौन थे इसके बने थे? जो आधार कार्ड का जो भारतीय प्राधिकरण है, विशिष्ट प्राधिकरण, इसके फर्स्ट हेड कौन थे? तो जो नंदन नीलकेणी है, यह इसके फर्स्ट हेड थे। अभी जो खेल रत्न अवार्ड मिले हैं 2024 में 4 खिलाड़ियों को, मनु भाकर जी को मिला है। इसके अतिरिक्त किसे मिला है? मनु भाकर जी प्रवीण जी को मिला है। मनु भाकर, प्रवीण जी, डी गुगेश और हरमनप्रीत सिंह, इन 4 व्यक्तित्व को जो खेल रत्न अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड, इन 4 खिलाड़ियों को प्रदान करने की अनुशंसा किस समिति ने की है? तो खेल रत्न अवार्ड 2024 किस समिति की अनुशंसा पर गठन दिया गया है? तो समिति का गठन किया गया था, जो वी राम सुब्रमण्यम समिति है, इसका गठन किया गया था, और इसकी अनुशंसा पर यह पुरस्कार दिए गए। और अभी हाल ही में जो वी राम सुब्रमण्यम जी है, यह NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके हेड बने हैं वर्तमान में वी राम सुब्रमण्यम जी। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार होगा, यह किस केस में कहा गया था? तो जो पुट्टास्वामी केस है, इसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार जो फंडामेंटल राइट होगा, राइट टू प्राइवेसी, यह आपका मूल अधिकार होगा, यह पुट्टास्वामी केस में कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जो प्रवासी पक्षी है, उनकी जनगणना कहाँ पर प्रारंभ हुई है? गुजरात से। गुजरात के जामनगर से भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना प्रारंभ हुई है, और 3 जिलों से इसे प्रारंभ किया गया है। 3 जिलों में यह प्रारंभ हुई है, देवभूमि, द्वारका, जामनगर और मोरबी। जो मोरबी, जामनगर और द्वारका है, यहाँ से तटीय वेंडर पक्षियों की जनगणना प्रारंभ हुई है। मोरबी का आपने नाम सुना होगा, मोरबी जो ब्रिज था वह गिरा था एक बार, तो मोरबी ब्रिज, यह मोरबी वही स्थान है, मोरबी जिले से, जामनगर से और द्वारका से इसकी जनगणना प्रारंभ हुई है तटीय और वेंडर पक्षियों की। गुजरात का अभी एक नया जिला बनाया गया है, तो गुजरात में कौन सा नया जिला बना है? तो जो वाव थराद इस जिले का निर्माण किया गया है अभी गुजरात में। उत्तर प्रदेश में 76वें क्रम का जिला कौन बना है? अस्थायी जिला है, लेकिन अभी कौन बना है 76वां जिला? तो यह महाकुंभ क्षेत्र को बनाया गया है उत्तर प्रदेश में 76वां जिला। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में 9 जिले और जो 3 संभागें, इन्हें समाप्त कर दिया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाता है। DRDO की अगर बात करें, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है DRDO का, और 67वें क्रम का इस बार इसका स्थापना दिवस था DRDO का। इसके हेड कौन थे? पहले हेड कौन थे DRDO के? तो दौलत कोठारी जी इसके पहले हेड थे DRDO के। वर्तमान में हेड कौन है? तो समीर कामत जी वर्तमान में DRDO के हेड है। और अगर इसके ध्येय वाक्य की बात करेंगे तो DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? तो बलश्च मूलम विज्ञानम, जो बल का मूल है वह विज्ञान होता है, वह इसका अर्थ है बलश्च मूलम विज्ञानम का। और रक्षा मंत्री ने जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो रक्षा के क्षेत्र में सुधारों के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है 2025 को। और DRDO जो है 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रथम हेड इसके कौन थे? दौलत कोठारी जी थे। वर्तमान में समीर कामत जी इसके हेड है। अगर बात करें ब्रह्मोस मिसाइल का, हमने पहली बार किसे निर्यात किया है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और फिलीपींस
फिलीपींस को पहली बार हमने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। हमने कुछ विमान है जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, तो C295 के नाम से जाना जाता है इन विमान को। तो हम C295 विमान किस देश से खरीद रहे हैं, तो स्पेन से खरीद रहे हैं C295 विमान। और इनको ये अपने भारत में कहाँ पर बनाने वाला है, तो जो बड़ोदरा गुजरात में इनका निर्माण यहाँ भी किया जाएगा। और अभी जो विमान है प्रारंभ में जो विमान है, यह प्रारंभ में विमान स्पेन से प्राप्त होंगे, लेकिन आगे जाके वडोदरा गुजरात में भारत इन विमानों का निर्माण करने वाला है। अभी हाल ही में J-36 जो छठी पीढ़ी का जो फाइटर प्लेन है, इसका निर्माण किसने किया है, तो J-36 फाइटर प्लेन का जो छठी पीढ़ी का फाइटर प्लेन है, इसका निर्माण अभी हाल ही में किसने किया है, तो चीन ने इसका निर्माण किया है। तो यह क्लास है आज के हमारे करंट अफेयर्स की। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कुछ सजेशन हो तो सजेशन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।